Good morning बच्चों, I'm Sanjay Bhatnagar this side. I welcome you to my channel Economics on Tips by Sanjay Bhatnagar. आज हम कंज्यूमर बिहेवियर चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ इंडिफरेंस कर्व। ओके बच्चों, पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को पहले हम समझने के लिए सबसे पहले हमें जो टॉपिक समझना पड़ेगा वो पड़ेगा हमारे को बजट लाइन। हम बजट लाइन के बाद हम करेंगे इंडिफरेंस कर्व और फिर हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन की हेल्प से ये डिसाइड करेंगे कि किस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन करता है या कैसे वो अपने सारे पैसे को इस तरीके से खर्च करता है कि उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो। आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हम करने वाले हैं वो है बजट लाइन। भाई अगर हम बजट लाइन को ध्यान से समझें तो क्या कहते हैं, इट इज़ द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। दो गुड्स के वो सारे बंडल्स को रिप्रेजेंट करता है बजट लाइन का कॉन्सेप्ट that a consumer can buy within his given income, जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर खरीद सकता है एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस। जो भी मार्केट में प्राइजेस हैं दोनों गुड्स के, उन प्राइजेस पर कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर जितने भी बंडल्स खरीद सकता है। बंडल का मतलब है कि दो गुड्स है तो सपोज एक यूनिट का एक्स का एक ले रहा है और वाई का 3 यूनिट्स ले रहा है, तो ये बंडल है, एक्स की 1 यूनिट और वाई की 3 यूनिट, तो एक बंडल माना जाएगा। तो ऐसे बंडल्स कंज्यूमर जितने भी बंडल्स खरीद सकता है विद इन हिज गिवन इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, उसको हम बजट लाइन के थ्रू बजट लाइन की हेल्प से एक्सप्लेन करते हैं। सपोज इसका एक एग्जांपल लेते हैं। भाई कंज्यूमर की इनकम दी हुई है 40 रुपये कंज्यूमर के पास है, वो 2 गुड खरीद रहे हैं। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि वो सिर्फ अपने जितने भी पैसे हैं उसके पास वो सिर्फ 2 गुड्स पे खर्च कर रहा है, एक है गुड एक्स और एक है गुड वाई। अब भाई एक्स का प्राइस हमने एज्यूम करा 10 रुपये और वाई का प्राइस हमने एज्यूम करा 10 रुपये। अगर कंज्यूमर के पास 40 रुपये, अगर कंज्यूमर अपने सारे पैसे को 10 रुपये के हिसाब से एक्स पे खर्च करता तो एक्स की कितनी यूनिट खरीद पाएगा, 4 यूनिट। तो एक्स पे आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क करे और आपने जहाँ पे भी 4 यूनिट्स हैं, जबकि वो सारे पैसे एक्स पे खर्च कर रहा है तो ही विल बी एबल टू बाय 4 यूनिट्स। और अगर जो भी उसके पास पैसे हैं अगर वो वाई पे खर्च करता है जिसका प्राइस 10 रुपये है तो वो वाई के भी 4 यूनिट खरीद पाएगा। तो हमने यहाँ पे पॉइंट मार्क कर लिया वाई का 4 यूनिट्स। भाई अब ये ध्यान रखना कि जब कंज्यूमर अपने सारे पैसे को एक्स पे खरीद रहा है तो उसके पास वाई पे खर्च करने के लिए बिल्कुल भी पैसा नहीं बचा। सिमिलरली अगर वो सारे पैसे को वाई पे खर्च कर देता है, 40 रुपये को 10 रुपये के हिसाब से वाई की 4 यूनिट खरीद लेता है तो उसके पास एक्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं बचते। अब हमने क्या करा, दोनों पॉइंट्स को मिला दिया तो हमारे पास आ जाएगा बजट लाइन। मतलब बजट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल द पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन बाय विद इन हिज गिवन इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस। तो एक बंडल हमारे पास सपोज हो जाता है ये वाला जहाँ पे कि कंज्यूमर 0 ऑफ एक्स एंड 4 यूनिट्स ऑफ वाई खरीद रहा है। एक बंडल हमारे पास हो जाता है ये वाला जहाँ पे कंज्यूमर 1 यूनिट एक्स की और 3 यूनिट वाई की खरीद रहा है। एक बंडल हमारे पास हो जाता है 2 का जहाँ पे कि कंज्यूमर 2 यूनिट एक्स की और 2 यूनिट वाई की खरीद रहा है। एंड सिमिलरली एक बंडल हमारे पास हो जाता है ये वाला जहाँ पे कंज्यूमर 3 यूनिट एक्स की और 1 यूनिट वाई की खरीद रहा है। और अगर कंज्यूमर अपने सारे पैसे को एक्स पे खर्च करता है तो वो एक्स की 4 यूनिट खरीदता है, लेकिन उसके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते वाई पे खर्च करने के लिए, तो वो वाई की 0 यूनिट और एक्स की 4 यूनिट खरीद रहा है। तो इस तरीके से हम बजट लाइन को ऑब्टेन कर सकते हैं। ओके बच्चों, जो बजट लाइन से बिल्कुल मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है वो है बजट सेट। भाई बजट सेट बेसिकली क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स विच अ कंज्यूमर कैन अफोर्ड विद हिज गिवन इनकम एट द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस। भाई बजट सेट बेसिकली क्या बताता है कि वो सारे के सारे बंडल्स ऑफ टू गुड्स जो कंज्यूमर अफोर्ड कर सकता है अपनी गिवन इनकम के अंदर और प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस पर। तो जैसे कि कंज्यूमर के पास दोबारा 40 रुपये, वो एक्स का प्राइस है 10 रुपये, वाई का प्राइस है 10 रुपये। अगर कंज्यूमर अपने सारी इनकम को खर्च करता है तो ही विल बी इन अ पोजीशन टू बाय अ बंडल विच इज़ ऑन द बजट लाइन। अगर कंज्यूमर अपने सारे पैसे को खर्च करता है, इस केस में जो 40 रुपये हैं, तो सारे पैसे खर्च कर रहे हैं इन दोनों कमोडिटीज़ के बंडल पे, तो वो एक ऐसे बंडल को अफोर्ड कर सकता है, खरीद सकता है जो बजट लाइन के ऊपर है। लेकिन अगर वो अपने सारे पैसे को खर्च नहीं करता तो वो एक ऐसे बंडल को खरीदेगा जो बजट लाइन के नीचे है। भाई जैसे कि अगर हम एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर ने एक्स का कुछ भी नहीं खरीदा
और वाई की 4 यूनिट खरीद ली, तो 04 इज़ अ बजट सेट। ये एक बंडल है, ये एक सेट है, बजट सेट है जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर खरीद सकता है। ऐसे एक बंडल हो गया 13, जहाँ पे कंज्यूमर 1 यूनिट एक्स की और 3 यूनिट वाई की खरीद रहा है। एक बंडल हो गया 22 का, जहाँ पे कि 2 यूनिट एक्स की और 2 वाई की खरीद रहा है। ऐसे जितने भी बंडल्स हैं, चाहे वो बजट लाइन के ऊपर हों चाहे वो बजट लाइन के नीचे हों, जैसे एक बंडल है 12 का, भाई 1 एक्स का और 2 यूनिट्स वाई का, मतलब कंज्यूमर यहाँ पर है। तो इसका मतलब क्या है कि कंज्यूमर अपने सारे पैसे को खर्च नहीं कर रहा और वो एक ऐसा बंडल खरीद रहा है जो बजट लाइन के नीचे है। मतलब अगर वो चाहे तो वो किसी भी एक यूनिट के कंजम्पशन को और बढ़ा सकता है, पर वो ऐसा नहीं कर रहा। तो दैट मीन्स ही इज़ ऑन अ पॉइंट विच इज़ बिलो बजट लाइन। इनको हम बोलते हैं बजट सेट। वो सारे बंडल्स जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर खरीद सकता है, चाहे वो अपनी सारी इनकम खर्च कर रहा हो या वो अपनी इनकम पूरी ना खर्च करके उसके पार्ट खर्च कर रहे हैं। तो जितने भी बंडल्स वो खरीद पाएगा उन बंडल्स को हम बजट सेट के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, जो बजट लाइन से के ऊपर ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं बजट इक्वेशन। भाई हम जब बजट लाइन बनाते हैं तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं कि कंज्यूमर कहाँ पर अपने सारे पैसे को खर्च कर रहा है और कहाँ पर अपने सारे पैसे को खर्च नहीं कर रहा है। तो वो जो बंडल्स हमने निकाले थे वो हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं बजट इक्वेशन की हेल्प से। तो यहाँ पे इसको हम ऐसे भी लिखते हैं m इज इक्वल टू पी एक्स क्यू एक्स प्लस पी वाई क्यू वाई। भाई ये जो m है इट स्टैंड्स फॉर मनी इनकम। कंज्यूमर की जो भी मनी इनकम है, जो उसके पास पैसे पड़े हैं, उसको हम m से लिखते हैं। पी एक्स इज प्राइस ऑफ गुड एक्स, पी वाई इज प्राइस ऑफ गुड वाई, क्यू एक्स इज क्वांटिटी ऑफ गुड एक्स जो कंज्यूमर खरीद सकता है, क्यू वाई इज क्वांटिटी ऑफ गुड वाई। सपोज आपको ऐसे करके क्वेश्चन आएगा कि कैन कंज्यूमर बाय 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स एंड 5 यूनिट्स ऑफ गुड वाई, कैन अ कंज्यूमर बाय दिस बंडल। तो आपको एक तो सीधा करता है कि भाई सपोज हम मान के चलते हैं कि कंज्यूमर के पास 40 रुपये है। कंज्यूमर की जो इनकम है वो है यहाँ पे 40 रुपये, एक्स का प्राइस है 10 रुपये, वाई का प्राइस है 10 रुपये। तो आपको अब ये आपको पास डेटा दिया हुआ है और आपको इस डेटा के हेल्प से ये कैलकुलेट करना है कि क्या कंज्यूमर 1 यूनिट एक्स की और 5 यूनिट वाई की खरीद सकता है। भाई आप एक तो सीधा कह सकते हैं कि नहीं खरीद सकता क्योंकि कंज्यूमर के पास सिर्फ 40 रुपये हैं, लेकिन आपको एग्जाम में इसको शो करना पड़ेगा कि आपने कैसे अपने आंसर को निकाला, कैसे आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे? m इज इक्वल टू 40, कंज्यूमर की इनकम 40 है, पी एक्स है 10 इंटू 1 क्योंकि कंज्यूमर 1 यूनिट एक्स ही खरीद रहा है, प्लस पी वाई हमारा 10 है इंटू 5। अब कंज्यूमर ने क्या करा? 5 यूनिट वाई की खरीद रहा है। तो इसका मतलब है कि कंज्यूमर को 10 रुपये तो एक्स का खरीदने के लिए चाहिए और 50 रुपये वाई की यूनिट खरीदने के लिए चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया कि कंज्यूमर के पास सिर्फ इनकम 40 है, उसको चाहिए 60 रुपये इस कॉम्बिनेशन को खरीदने के लिए। इसका मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं बिकॉज 40 he do not have the income to buy this bundle, so he cannot buy this, he cannot afford to buy this। बच्चों कभी कभी बजट लाइन के ऊपर एक क्वेश्चन आता है जिसको बोलते हैं आपसे ऐसे करके पूछा जाएगा व्हाट इज द स्लोप ऑफ बजट लाइन। तो हम उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स अपॉन प्राइस ऑफ वाई और यूनिट्स ऑफ गुड सेक्रीफाइस्ड अपॉन यूनिट्स ऑफ गुड गेन। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे हम पी एक्स अपॉन पी वाई, मतलब अगर आपके पास आपको कुछ डेटा दिया गया जाएगा यहाँ पे, जैसे कंज्यूमर की इनकम होगी, गुड एक्स एक्सिस पे जो भी गुड है उसका प्राइस दिया जाएगा और वाई एक्सिस पे जो भी गुड है उसका प्राइस दिया जाएगा। तो जो भी गुड आप सेक्रीफाइस कर रहे हो उसका प्राइस और जो भी गुड आप गेन कर रहे हो उसका प्राइस, जब आप रेशियो निकालोगे आपके पास स्लोप ऑफ बजट लाइन आ जाएगा। एक चीज़ और ये ध्यान रखिएगा कि इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में होगा क्योंकि बजट लाइन का जो स्लोप है दैट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? क्योंकि कंज्यूमर की इनकम लिमिटेड होती है और अगर कंज्यूमर को गुड एक्स की एक एक्स्ट्रा यूनिट परचेज करनी है तो उसको गुड वाई की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मतलब यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, गुड एक्स एंड गुड वाई। अगर आपको गुड एक्स का ज़्यादा खरीदना है तो आपको गुड वाई को कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तभी आप एक्स की कुछ यूनिट को ज़्यादा खरीद सकते हो। तो इसलिए आंसर विल ऑलवेज बी इन नेगेटिव।
ओके बच्चों, अब हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ बजट लाइन। भाई सीधी सी बात है कि आप बजट लाइन की प्रॉपर्टीज़ को इसको देख के आप समझ सकते हैं। तो पहली जैसे प्रॉपर्टी आ गई, इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। भाई लेफ्ट से राइट की तरफ ही डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जो बजट लाइन है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो आपको कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, वाई बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट से राइट के लिए डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? क्योंकि कंज्यूमर के पास लिमिटेड इनकम होती है। सपोज यहाँ पे 40 रुपये हैं, दोनों गुड का प्राइस एक्स का प्राइस 10 रुपये, वाई का प्राइस 10 रुपये। अब अगर कंज्यूमर एक्स की यूनिट को एक यूनिट का कंजम्पशन बढ़ाना चाहता है तो उसको वाई की एक यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगेन क्योंकि गुड एक्स और गुड वाई में जो उनकी क्वांटिटी है उसमें इन्वर्स रिलेशन है। अगर उसको गुड एक्स की एक्स्ट्रा यूनिट खरीदनी है तो उसको गुड वाई की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच बजट लाइन स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। और जो इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, बजट लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बजट लाइन बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, इंडिफरेंस कर्व की तरह कॉन्वेक्स या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की तरह कॉन्केव नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बजट लाइन का जो स्लोप है वो हम मेजर करते हैं प्राइस रेशियो से, px अपॉन py से। तो यहाँ पे जैसे px 10 था, py 10 था, हमने जब स्लोप कैलकुलेट करा 1। आप इसमें से किसी भी पॉइंट पर, चाहे वो ये पॉइंट हो या वो ये पॉइंट हो, जब आप स्लोप को कैलकुलेट करेंगे तो स्लोप हमेशा आंसर एक ही आएगा। क्योंकि स्लोप कांस्टेंट है इसलिए बजट लाइन विल बी अ स्ट्रेट लाइन, अ डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन। ओके बच्चों, जो अगला टॉपिक हम कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि बजट लाइन में शिफ्ट कब होता है। बजट लाइन, व्हेन बजट लाइन शिफ्ट्स राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड। तो अभी क्या पढ़ रहे हैं? शिफ्ट्स। भाई सपोज हमने एज्यूम करा कि कंज्यूमर की इनकम 40 रुपये, एक्स का प्राइस 10 रुपये, वाई का प्राइस 10 रुपये। अगर कंज्यूमर ने अपने सारे पैसे 40 रुपये गुड एक्स पे खरीदे तो वो 10 रुपये के हिसाब से कितनी यूनिट खरीद पाएगा? 4 यूनिट्स। अगर हम यहाँ पे गुड एक्स लिखते हैं और यहाँ पे हम y लिखते हैं, अब अगर कंज्यूमर ने 40 रुपये के हिसाब से अपने सारे पैसे को y पे खर्च करा तो कितनी यूनिट खरीद पाएगा? 4 यूनिट। तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं तो हमारे पास बजट लाइन आ जाएगा। ये हमारे पास इनिशियल बजट लाइन है, जबकि कंज्यूमर की इनकम है 40 रुपये। अब सपोज एज्यूम करते हैं कि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई, बढ़कर 60 रुपये हो गई, 60। अब कंज्यूमर की इनकम बढ़ के 60 रुपये हो गई। हमने अभी भी यही एज्यूम करा है कि जो गुड एक्स का प्राइस है वो 10 रुपये है, गुड वाई का प्राइस 10 रुपये है। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे कि कंज्यूमर, क्योंकि उसकी इनकम बढ़ गई है तो कंज्यूमर 10 रुपये के हिसाब से एक्स की कितनी यूनिट खरीद सकता है? 6 यूनिट। या फिर अगर वो सिर्फ सारे पैसे वाई पे खर्च करता है तो वो कितनी खरीद पाएगा? 6 यूनिट। तो अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हमारे पास नई बजट लाइन आ जाएगी। मतलब हमारी जो बजट लाइन है वो यहाँ पे राइटवर्ड शिफ्ट कर गई है, क्योंकि कंज्यूमर की इनकम बढ़ गई है। एज्यूमिंग दोनों गुड्स का प्राइस सेम है तो कंज्यूमर विल बी इन अ पोजीशन टू बाय मोर ऑफ बोथ द गुड्स। और अगर उल्टा होता, सपोज कंज्यूमर की इनकम 60 रुपये से कम होकर 40 रुपये हो जाती, तो उस केस में कंज्यूमर की बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करता, क्योंकि अब कंज्यूमर की इनकम कम हो गई है। कंज्यूमर सेम प्राइसेस को रहते हुए कंज्यूमर अब कम अफोर्ड कर पा रहा है, तो अब कंज्यूमर विल बी ऑन कर्व। सिंपल सा एक लाइन का कॉन्सेप्ट, अगर इनकम बढ़ती है बजट लाइन में शिफ्ट राइटवर्ड, और अगर इनकम कम होती है बजट लाइन में शिफ्ट लेफ्टवर्ड। इसके बाद जो शिफ्ट इन बजट लाइन में जो अभी हमने पढ़ा था कि इनकम में अगर चेंज आता है तो कैसे बजट लाइन राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड शिफ्ट करती है। अगर इनकम बढ़ गई तो बजट लाइन राइटवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, क्योंकि कंज्यूमर ज़्यादा गुड्स को खरीद पाएगा। और अगर कंज्यूमर की इनकम कम हो जाती है तो बजट लाइन लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगी। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे कंज्यूमर की बजट लाइन पर प्राइस के चेंज होने से इफेक्ट आता है। हमने एज्यूम करा है कंज्यूमर इनकम 40 रुपये, एक्स का प्राइस 10 रुपये है, वाई का प्राइस 10 रुपये है खरीदी। या कंज्यूमर के पास 40 रुपये थे, 10 रुपये के हिसाब से वो एक्स की 4 यूनिट खरीद पाएगा और वाई की 4 यूनिट खरीद पाएगा। तो ये हमारा इनिशियल बजट लाइन है जो हमने डेटा को प्लॉट करा। अब अगर कंज्यूमर का जो प्राइस है, जो एक्स गुड का प्राइस है, अगर वो बढ़ के, भाई पहले 10 रुपये था अब वो बढ़ के 20 रुपये हो जाता है, तो क्या होगा कि कंज्यूमर, अब ध्यान से देखिएगा कि कंज्यूमर अपने 40 रुपये के अंदर एक्स की कितनी यूनिट खरीद पा रहा है? सिर्फ 2। तो बजट लाइन विल रोटेट इनवर्ड्स। भाई पहले बजट लाइन थी ये, अब बजट लाइन इनवर्ड रोटेट होके ये हो जाएगी, क्योंकि अब कंज्यूमर एक्स की सिर्फ 2 ही यूनिट खरीद पा रहा है। 20 रुपये के हिसाब से उसके पास 40 रुपये हैं, तो ही विल ओनली बी इन अ पोजीशन टू बाय 2 यूनिट्स।
और अगर कंज्यूमर के जो गुड्स का प्राइस है वो कम हो जाता है, एक्स का प्राइस अगर कम हो जाता है, भाई 10 से कम हो के 8 रुपये हो गया, 40 रुपये गुड का प्राइस 8 रुपये हो गया, वाई का प्राइस सेम है, इनकम सेम है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, अगर वो 8 रुपये के हिसाब से 40 रुपये को खर्च करता है तो वो गुड एक्स की 5 यूनिट खरीद पाएगा। तो इस केस में हमारा जो बजट लाइन है इट विल रोटेट आउटवर्ड्स। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले हमारी बजट लाइन थी ए बी, बाद में जब प्राइस बढ़ा तो इट विल रोटेट इनवर्ड्स फ्रॉम ए बी टू ए बी डैश, और अगर प्राइस कम हुआ इट विल रोटेट आउटवर्ड्स फ्रॉम ए बी टू ए बी डबल डैश। इस तरीके से हम कैसे गुड के प्राइस का बजट लाइन पे अफेक्ट पड़ता है ये हम डिसाइड कर सकते हैं, डिटरमिन कर सकते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि कैसे जब एक्स का प्राइस में चेंज आता है तो कैसे उसका इम्पैक्ट बजट लाइन पर पड़ता है। अब हम पढ़ रहे हैं कि कैसे जब गुड वाई के प्राइस में चेंज आता है। हमने फिर से सेम फिगर्स लिए, इनकम हमारी 40 है, एक्स का प्राइस 10 रुपये, वाई का प्राइस 10 रुपये है। हमने जब बजट लाइन प्लॉट करी तो हमारे पास आ जाएगा ए बी, मतलब सारे पैसे अगर एक्स के 10 रुपये के हिसाब से सारे पैसे उससे एक्स पे खर्च करे तो वो 4 यूनिट खरीद पा रहा है, वाई पे खर्च करे तो 4 यूनिट खरीद पा रहा है। तो ये ए बी हमारी इनिशियल बजट लाइन है। अब हम एज्यूम करते हैं कि वाई का प्राइस बढ़ गया, पहले 10 रुपये था अब बढ़ के 20 रुपये हो गया। भाई सीधी सी बात है कि अगर वाई का प्राइस बढ़ जाता है, 10 से बढ़ के 20 रुपये हो जाता है, तो कंज्यूमर 40 रुपये के अंदर सिर्फ वाई की 2 ही यूनिट खरीद पाएगा, सिर्फ वाई की 2 यूनिट खरीद पाएगा। तो हमारी जो बजट लाइन है, प्राइस के बढ़ने से बजट लाइन हमारी यहाँ पे अंदर की तरफ रोटेट कर रही है, इट विल रोटेट इनवर्ड्स। पहले ए बी थी, अब रोटेट करके ए डैश बी हो गई। और अगर हमारा जो गुड वाई है अगर उसका प्राइस कम हो जाता है, 8 रुपये हो गया, तो कंज्यूमर 40 रुपये के अंदर 8 रुपये के हिसाब से 5 यूनिट खरीद पाएगा। तो हमारी जो बजट लाइन है इट विल रोटेट आउटवर्ड्स, पहले ए बी थी अब रोटेट होके ए डबल डैश बी हो जाती है। तो इस तरीके से कैसे गुड के प्राइस के चेंज आने से बजट लाइन पर इम्पैक्ट पड़ता है ये अभी हमने स्टडी करा। ओके बच्चों, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इकोनॉमिक्स में स्पेशली कंज्यूमर इक्विलिब्रियम चैप्टर में पूछा जाता है वो है इंडिफरेंस कर्व। अगर हम इसकी डेफिनेशन को ध्यान से देखेंगे तो क्या कहता है, इट रिप्रेजेंट्स द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स। भाई ये हमारा ग्राफ है, ये हमारा कर्व है, इस पे जितने भी पॉइंट्स हैं ए बी सी डी ई, बेसिकली ये क्या बताते हैं, ये 2 गुड्स का, इसका मतलब है कि अगर पॉइंट ए की बात कर रहे हैं तो वो यहाँ पर ओ एक्स की इतनी यूनिट खरीद रहा है और ओ वाई की इतनी यूनिट खरीद रहा है या कंज्यूम कर रहा है। अगर हम इस पॉइंट की बात करते हैं x2 तो वहाँ पे OY2 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से जो अलग अलग पॉइंट्स हैं, अगर कंज्यूमर कंज्यूम करता है, चाहे वो A को कंज्यूम करे, B को करे, C को करे, D को करे या E को करे, उसको मिलने वाला जो भी सेटिस्फैक्शन है वो सेम रहेगा। ऑल द पॉइंट्स ऑन इंडिफरेंस कर्व, लेट इट बी A और B और C और D और E, they give equal satisfaction to the consumer and consumer is indifferent बिटवीन वेरियस कॉम्बिनेशन। वो ए को कंज्यूम करे जहाँ पे उसको OX1 OY1 मिल रहा है, बी को करे जहाँ पे OX2 OY2 मिल रहा है, और कोई से भी बंडल करे, उसको कंजम्पशन करने पर उसको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि वो इन बंडल्स के बीच में इंडिफरेंट है। इसलिए इस कर्व को हम इंडिफरेंस कर्व बोलते हैं। इसका अगर हम शेड्यूल ध्यान से देखें, भाई एक कॉम्बिनेशन है ए जहाँ पे वो गुड एक्स की 1 यूनिट और गुड वाई की 15 यूनिट कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली बी, मतलब गुड एक्स का कंजम्पशन 1 यूनिट बढ़ाया तो उसको गुड वाई के कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ा, एंड सो ऑन। सो ये अलग अलग बंडल्स हैं। जैसे एक बंडल हमारा हो गया ये, एक बंडल हमारा हो गया ये अलग अलग बंडल्स हैं ए बी सी डी ई, जो कंज्यूमर को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देते हैं। कंज्यूमर ए पॉइंट पर हो, बी पर हो, सी पर हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन सेम है। ओके बच्चों, इंडिफरेंस कर्व से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, इसको बोलते हैं इंडिफरेंस सेट। भाई इंडिफरेंस सेट क्या होता है? सेट होता है कोई भी 2 कमोडिटीज़ का एक ऐसा बंडल जहाँ पे कि, या कुछ ऐसे बंडल्स जिनके बीच में कंज्यूमर इंडिफरेंट है। जैसे कि एक बंडल ए है, एक बंडल बी है, एक बंडल सी है, एक बंडल डी है। तो
इन बंडल्स के बीच में कंज्यूमर इंडिफरेंट है, तो इसलिए हम इन बंडल्स को इंडिफरेंट सेट्स भी बोलते हैं। सेट का मतलब जैसे 1 यूनिट ऑफ गुड एक्स 15 यूनिट ऑफ गुड वाई, ये एक सेट है। इसी तरीके से 2 यूनिट ऑफ गुड एक्स 10 यूनिट ऑफ गुड वाई, ये एक सेट है। तो इस तरीके से ऐसे कई सारे सेट्स हैं जो इंडिफरेंस कर्व पर आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी पॉइंट इंडिफरेंस कर्व पे कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट्स अ सेट, a bundle of toe goods that gives equal satisfaction to the consumer. Okay बच्चों, what is monotonic preference? Monotonic preference की अगर हम definition ध्यान से देखें क्या कहता है? It means a rational consumer will always prefer more of a commodity as it offers him a high level of satisfaction. भाई कोई भी consumer अगर उसको किसी भी commodity का ज़्यादा units मिलती है कंपेयर टू द अदर बंडल, तो वो हमेशा ज़्यादा को प्रेफर करता है। कंज्यूमर का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है, एक नॉर्मल नेचर होता है कि कोई भी कंज्यूमर, सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ कि सपोज एक कंज्यूमर फ्रूट्स खरीदने गया, फल की दुकान पे गया और वहाँ पे उसको 2 टोकरियाँ दिखाई देती हैं, दोनों का प्राइस सेम है, से 100 रुपये की एक टोकरी। अब एक टोकरी में उसको 10 संतरे 9 सेब दिखाई दे रहे हैं और दूसरी टोकरी में उसको 9 संतरे 9 सेब दिखाई दे रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक समझदार कंज्यूमर क्या करेगा, वो हमेशा उस बंडल को प्रेफर करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा सामान मिल रहा है। मैं क्वालिटी की बात नहीं कर रहा, क्वालिटी दोनों टोकरियों में जो फ्रूट्स की क्वालिटी वो सेम है, तो वो उस बंडल को प्रेफर करेगा जहाँ पे उसको ज़्यादा सामान मिल रहा है। ये एक कंज्यूमर की टेंडेंसी होती है, कंज्यूमर का बिहेवियर होता है। ही विल गिव ऑलवेज प्रेफरेंस टू अ बंडल विच कंटेन्स मोर ऑफ वन गुड एंड नो लेस ऑफ अदर गुड। अगर किसी भी बंडल में एक कमोडिटी का ज़्यादा यूनिट्स हैं तो वो हमेशा उसको ज़्यादा प्रेफर करेगा। जैसे कि सपोज एक बंडल ए है, एक बंडल बी है, एक में 10 संतरे 9 सेब हैं, एक में 9 संतरे 9 सेब हैं, प्राइस सेम है, गुड्स की क्वालिटी सेम है। तो कंज्यूमर से अगर आप पूछोगे, किसी भी कंज्यूमर से अगर आप पूछोगे कि वो इन दोनों बंडल्स में से कौन से बंडल को प्रेफर करेगा, तो वो हमेशा इस बंडल को प्रेफर करेगा क्योंकि यहाँ पे इस कमोडिटी की एक यूनिट इसके मुकाबले में ज़्यादा है। इस टेंडेंसी को हम मोनोटॉनिक प्रेफरेंस के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, इंडिफरेंस मैप क्या होता है? इंडिफरेंस मैप की अगर हम डेफिनेशन ध्यान से देखते हैं तो क्या कहता है? इट रेफर्स टू द फैमिली ऑफ इंडिफरेंस कर्व्स दैट रिप्रेजेंट्स कंज्यूमर प्रेफरेंसेस ओवर द बंडल्स ऑफ टो गुड्स। कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स को जब हम एक ही डायग्राम में बनाते हैं तो उसको हम इंडिफरेंस मैप बोलते हैं। मतलब सॉर्ट ऑफ कि कई सारे इंडिफरेंस कर्व हो गए जो कि अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताते हैं, अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को, अलग अलग बंडल्स और अलग अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को बताते हैं। जैसे कि अगर हम ध्यान से देखेंगे, अभी हमने अगर आपको याद हो, हमने मोनोटॉनिक प्रेफरेंस में जब पढ़ा था कि कोई भी कंज्यूमर हमेशा उस बंडल को प्रेफर करेगा जिसमें उसको ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर कंज्यूमर के पास 3 ऑप्शंस अवेलेबल है, ए, बी और सी, तो कंज्यूमर विल ऑलवेज गिव प्रेफरेंस टू बी कंपेयर टू ए। वो बी को हमेशा ज़्यादा प्रेफरेंस देगा ए के मुकाबले में, और सिमिलरली वो सी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा बी के मुकाबले में, क्योंकि सी में उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही हैं कंपेयर टू बी, या बी में उसको ज़्यादा यूनिट्स मिल रही है कंपेयर टू ए। तो जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व हायर होगा, मतलब राइट साइड पर होगा, उतना ही कंज्यूमर को मिलने वाली यूनिट्स ज़्यादा होंगी, उतना ही उसको लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज़्यादा मिलेगा। ओके बच्चों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कंज्यूमर चैप्टर में हम पढ़ते हैं। क्या कहता है? इट रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर। मतलब एक ऐसा रेट जहाँ पे कि हम एक कमोडिटी के बदले में दूसरी को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, सो दैट द टोटल सेटिस्फेक्शन ऑफ द कंज्यूमर रिमेन द सेम। और यहाँ पे कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फेक्शन सेम रहेगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे इसका फॉर्मूला हम दे सकते हैं? MRS AB इज इक्वल टू, और MRS हम इसको XY लिखते हैं, MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा गुड Y अपॉन डेल्टा गुड X। मतलब हमने जो भी यूनिट्स को सेक्रीफाइस करा, सेक्रीफाइस को ऊपर लिख रहे हैं, ध्यान रखिएगा, हमने जितनी यूनिट्स को Y की सेक्रीफाइस करा अपॉन जितनी यूनिट्स को हमने X की गेन करा, तो इस तरीके से हम MRS को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम ध्यान से देखेंगे इंडिफरेंस कर्व के केस में जो MRS है वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है। भाई अगर आप जैसे सपोज एक पॉइंट है A, हम पॉइंट ए पे OX1 ऑफ X का कंज्यूम कर रहे हैं एंड OY1 ऑफ Y का कंज्यूम कर रहे हैं। अब अगर कंज्यूमर को A से B पर जाना है
उसको x की कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाना है, तो उसको y की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर वो सेम इंडिफरेंस कर्व पर रहना चाहता है और वो a से b में जाना चाहता है, तो उसको x की 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए y की कुछ यूनिट को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। जब उसने x की 1 यूनिट और बढ़ाई, मतलब वो b से c पर गया, तो उसको y की कुछ यूनिट को और सेक्रीफाइस करना पड़ा। इसी तरीके से वो सेक्रीफाइस लगातार करता जा रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे जो सेक्रीफाइस का रेट है, भाई पहले उसने इतना सेक्रीफाइस करा, फिर उसने इतना सेक्रीफाइस करा, फिर उसने इतना सेक्रीफाइस करा, तो जो द रेट एट विच ही इज सेक्रीफाइसिंग सम यूनिट्स ऑफ गुड y टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x इज डिक्लाइनिंग, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का शेप हमेशा कॉन्वेक्स रहेगा। MRS XY डिक्लाइन करता है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स रहता है। ओके, अगर हम MRS के कॉन्सेप्ट को हम अगर टेबल की फॉर्म से समझते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं A B C D E। गुड x की 1 2 3 4 5, गुड y का 15 10 6 3 1। अब जब उसने गुड x की कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाया, तो उसके गुड y की कंजम्पशन को कितना सेक्रीफाइस करना पड़ा? 5 यूनिट। जब उसने 1 यूनिट और बढ़ाया, तो अब की बार उसको 4 यूनिट सेक्रीफाइस करना पड़ा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, जिस रेट पे कंज्यूमर गुड y को सेक्रीफाइस कर रहा है फॉर एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ गुड x, वो लगातार डिक्लाइन कर रहा है, जिसकी वजह से जो इंडिफरेंस कर्व का शेप है वो कॉन्वेक्स आता है। इस डायग्राम को बनाने के लिए आपको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा, पहले आपको एक इंडिफरेंस कर्व बनाना है। इंडिफरेंस कर्व कभी भी x या y एक्सिस को टच नहीं करेगा। फिर आपको यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस मार्क करना है। अगर आपने यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस मार्क नहीं करे, तो आप MRS के कॉन्सेप्ट को तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, आपका डायग्राम गलत हो जाएगा। तो जब आपने इक्वल डिस्टेंस मार्क कर लिए, फिर आपको यहाँ से जब ऊपर लाइन खींचेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो डिस्टेंस है वो डिक्लाइन करता हुआ आ जाएगा। और इस तरीके से आप डायग्रामेटिकली आप ये प्रूव कर सकते हैं कि MRS XY लगातार डिक्लाइन कर रहा है, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स होगा। इंडिफरेंस कर्व की जो अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड। भाई इंडिफरेंस कर्व का अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। इकोनॉमिक्स में डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब है कि जो भी दो वेरिएबल्स हैं उनमें इन्वर्स रिलेशनशिप है। जैसे आपने देखा होगा, डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड में इन्वर्स रिलेशनशिप है। प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी। सिमिलरली यहाँ पे गुड x और गुड y में इन्वर्स रिलेशनशिप है। अगर आपको गुड x के कंजम्पशन को 1 यूनिट बढ़ाना है, अगर आपको इतना बढ़ाना है, तो आपको गुड y को इतना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सो इंडिफरेंस कर्व की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इट स्लोप्स डाउनवर्ड from left to right, because if the consumer wants to have more of one good, he has to sacrifice some units of the other good. अगर उसको गुड x की 1 यूनिट को एक्स्ट्रा कंज्यूम करना है, तो उसको गुड y की कुछ यूनिट्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा। ओके बच्चों, जो इंडिफरेंस कर्व की थर्ड प्रॉपर्टी आती है, मेन प्रॉपर्टी, वो क्या कहता है? हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व को एक ही डायग्राम में बनाते हैं, तो जो इंडिफरेंस कर्व हायर साइड में है, जैसे IC1 का हायर कर्व है IC2 का हायर इंडिफरेंस कर्व है IC3, तो जितना ज़्यादा हायर कर्व होगा उतना ही कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। भाई सपोज IC1 है, IC1 पे पॉइंट A का मतलब हो गया कि यहाँ पे कंज्यूमर OX1 ऑफ गुड x एंड OY1 ऑफ गुड y कंज्यूम कर रहा है, OY1 ऑफ गुड y कंज्यूम कर रहा है। अब सपोज अगर वो IC2 पर जाता है, तो IC2 पे सपोज वो पॉइंट B पर जा रहा है, तो उसको या तो वो x की इतनी यूनिट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर सकता है, या अगर वो C पर जाता है तो वो y की इतनी एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम कर सकता है, और x का कोई सेक्रीफाइस नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर है, तो ही कैन कंज्यूम मोर ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द कमोडिटी। जैसे इस केस में x की इतनी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है, इस केस में वो y की इतनी ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है बिना x की कोई कम करे हुए। तो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स अ हायर अमाउंट ऑफ गुड, दस हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ओके बच्चों, कोई भी दो इंडिफरेंस कर्व, एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडिफरेंस कर्व्स के बारे में, इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर टच और इंटरसेक्ट ईच अदर। कोई से भी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इसको अगर हम डायग्रामेटिकली समझें,
भाई हमने एज्यूम करा कि दो इंटरफेरेंस कर्व हैं IC1 IC2 जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब आपको जहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट है वहाँ पे आपको देना है पॉइंट A। फिर कोशिश ये करिएगा कि आप दो पॉइंट्स लें, एक IC2 पर और एक IC1 पर। IC1 का नाम आपने कर दिया C, IC2 पे जो पॉइंट है उसको नेम कर दिया आपने B। भाई अब अगर आप ध्यान से समझे, जो A है और जो B है, क्योंकि ये दोनों A और B IC2 पर हैं, डेफिनेशन के हिसाब से पॉइंट A एंड पॉइंट B विल गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सिमिलरली पॉइंट A एंड पॉइंट C जो IC1 पर हैं, दे विल आल्सो गिव इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर, क्योंकि दोनों सेम इंटरफेरेंस कर्व पर हैं। इसका मतलब क्या हो गया? when A and B are giving equal satisfaction to the consumer, when A and C are giving equal satisfaction to the consumer, so that means भाई सीधी सी बात है, अगर A is equal to B है and A is equal to C है, so B should be equal to C. बट दिस इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि जो B बंडल है वहाँ पे हमारे पास गुड वाई का इतनी यूनिट्स ज़्यादा है, गुड वाई की हमारे पास इतनी यूनिट ज़्यादा है, और C में जो C बंडल है उसमें हमारे पास सिर्फ OY1 है, B में OY2 है, C में OY1 है, मतलब B में इतना बंडल ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि सिंपली सीधी सी बात है कि जो B है वो C के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि B में C के मुकाबले में ज़्यादा बंडल्स ऑफ गुड्स हैं। दस कोई भी दो इंटरफेरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को टच या इंटरसेक्ट नहीं करते। एक इम्पॉर्टेंट बात और इंटरफेरेंस कर्व के बारे में कि इंटरफेरेंस कर्व कभी भी x या y एक्सिस को टच नहीं करते। जैसे कि एक एग्जांपल ये यहाँ पे क्या कर रखा है, मैंने इंटरफेरेंस कर्व को यहाँ से बनाया। अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर मैं इंटरफेरेंस कर्व को y पे टच करके बनाता हूँ, वो x की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और y की बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। सिमिलरली अगर मैं इंटरफेरेंस कर्व को x पे टच करता हूँ तो इसका मतलब है कि वो y की 0 यूनिट कंज्यूम कर रहा है और x की बहुत ज़्यादा यूनिट कंज्यूम कर रहा है। लेकिन हमारे सिलेबस के हिसाब से इंटरफेरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स ऑल द बंडल्स ऑफ टू गुड्स विच गिव्स इक्वल सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। सो हम ये मान के चलते हैं कि इंटरफेरेंस कर्व कभी भी x या y एक्सिस को टच नहीं करेगा। ओके बच्चों, पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम रेफर्स टू अ सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वेयर कंज्यूमर स्पेंड्स हिज एंटायर इनकम, जहाँ पे कंज्यूमर अपने सारे पैसे को खर्च करता है ऑन परचेज ऑफ अ गुड, या तो वो एक ही गुड खरीद रहा है, और ऑन अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, या वो दो गुड्स के एक ऐसे कॉम्बिनेशन को खरीद रहा है जहाँ पे कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, एंड ही हैज़ गॉट नो अर्ज टू चेंज, और वो उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। जो भी उसके पास पैसे हैं वो अपने सारे पैसे को खर्च कर रहा है एक ऐसे गुड पर या एक ऐसे बंडल ऑफ टू गुड्स पर जहाँ पे कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम है, और वो उस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। इस पॉइंट को हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के नाम से जानते हैं। ओके बच्चों, जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इंटरफेरेंस कर्व की हेल्प से पढ़ते हैं तो इंटरफेरेंस कर्व अप्रोच में दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को तरीके से समझना है। पहला, MRS XY शुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड, दैट इज PX अपॉन PY। भाई MRS XY बेसिकली क्या था? इट वाज द स्लोप ऑफ इंटरफेरेंस कर्व, the rate at which consumer is willing to sacrifice some units of one good to gain an additional unit of the other good। इसको हम marginal rate of substitution of good y for good x के नाम से भी जानते हैं। PX अपॉन PY हमारे पास था बजट लाइन का स्लोप। जब हम बजट लाइन का टॉपिक हमने पढ़ा तो हम कैसे बजट लाइन के स्लोप को मेजर करते हैं, वो हम करते हैं PX अपॉन PY से, प्राइस ऑफ x अपॉन प्राइस ऑफ y। दूसरी जो कंडीशन है जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के लिए सेटिस्फाई होना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज MRS XY कॉन्टिन्यूसली फॉल। भाई जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है इंटरफेरेंस कर्व अप्रोच में, जो MRS XY इट शुड कॉन्टिन्यूसली फॉल, ये लगातार गिरना इंपॉर्टेंट है। अगर MRS XY डिक्लाइन करता है, गिरता है, तभी इंटरफेरेंस कर्व का जो शेप है इट विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अगर MRS XY डिक्लाइन नहीं करेगा तो इंटरफेरेंस कर्व का शेप कॉन्वेक्स नहीं होगा और हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की सिचुएशन को नहीं समझ पाएंगे। इसलिए हम एज्यूम करते हैं कि MRS XY कॉन्टिन्यूसली फॉल्स और इंटरफेरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन।
ओके बच्चों, अब हमने क्या करा, हमने बनाई एक बजट लाइन ए बी और हमने बनाया इंडिफरेंस मैप, और हमने इंडिफरेंस मैप को बजट लाइन वाली डायग्राम पे सुपर इम्पोज कर दिया। तो हमारे पास जो 3 इंडिफरेंस कर्व है, एक है IC1, IC2, IC3। अब हमने एज्यूम करे 3 पॉइंट्स, एक पॉइंट है ए जो IC3 पर है, एक पॉइंट है बी जो IC2 पर है, और एक पॉइंट है सी जो IC1 पर है। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं हो सकता? ध्यान से सोचिएगा कि जो ए पॉइंट है वो IC3 पर है। IC3 का मतलब जो यहाँ पे हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है उस पर है, मतलब कंज्यूमर को जो मिलने वाला बंडल है वो बड़ा है, ज़्यादा उसको मिल रहा है। बट फिर भी इट कैन नॉट बी द पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ये जो पॉइंट है वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है वो बजट लाइन के ऊपर है, मतलब एक ऐसा बंडल है जो कंज्यूमर अफोर्ड नहीं कर सकता, उसके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो IC3 के किसी भी बंडल को अफोर्ड कर सके, खरीद सके। सिमिलरली हम एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, पॉइंट सी जो IC1 पर है। भाई अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो पॉइंट सी है ये बजट लाइन पर है, मतलब कि कंज्यूमर के पास इतने पैसे हैं कि वो पॉइंट सी का जो बंडल है जो IC1 पर है उसको वो अफोर्ड कर सकता है, उसको वो खरीद सकता है। लेकिन जो पॉइंट सी है ये भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं है। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर, भाई जब हमने डेफिनेशन पढ़ी थी तो हमने क्या पढ़ा था कि कंज्यूमर के पास जो भी इनकम है वो 2 गुड्स के एक ऐसे कॉम्बिनेशन पे खर्च करेगा और इस तरीके से खर्च करेगा कि उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सी पॉइंट है जो IC1 पर पड़ता है वो IC2 के नीचे है, मतलब उसको जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो इस पॉइंट पर मैक्सिमम नहीं है। वो सारे पैसे खर्च कर रहा है क्योंकि पॉइंट बजट लाइन के ऊपर है, बट फिर भी उसको मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम नहीं है क्योंकि पॉइंट सी लाई ऑन अ लोअर इंडिफरेंस कर्व। ये एक लोअर इंडिफरेंस कर्व पर पड़ता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जैसे पॉइंट बी जो बजट लाइन के ऊपर भी है, मतलब बजट लाइन के ऊपर का मतलब है कि कंज्यूमर अपने सारे पैसे को खर्च कर रहा है और वो एक ऐसे पॉइंट पर है जो उसके लिए हाईएस्ट पॉसिबल इंडिफरेंस कर्व है। एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व है, एक ऐसा बंडल है और एक ऐसी इंडिफरेंस कर्व पर है जो कंज्यूमर अपनी गिवन इनकम के अंदर जो बजट लाइन के ऊपर है वो अफोर्ड कर सकता है, विच इज़ पॉइंट बी। प्लस अगर आप और ध्यान से देखें, पॉइंट ए कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे जो MRS XY है जो कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप था इज नॉट इक्वल टू PX अपॉन PY। सिमिलरली पॉइंट सी भी कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट नहीं था क्योंकि MRS XY इज नॉट इक्वल टू PX अपॉन PY। ध्यान रखिएगा कि तीनों केसेस में ABC पे MRS XY कॉन्टिन्यूसली फॉल्स या इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है लेकिन ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट A और C पर नहीं मानेंगे। हाँ, पॉइंट B पर MRS XY और PX PY दोनों बराबर है एंड इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स है। तो एक पॉइंट B है जो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहाँ पे कि कंज्यूमर को मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इन दोनों गुड्स के बंडल पे मैक्सिमम है उसकी गिवन इनकम के अंदर। बच्चों कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल हैपन इफ MRS XY इज ग्रेटर देन PX अपॉन PY। जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप है जिसको हम MRS XY की हेल्प से मेजर करते हैं, अगर वो PX अपॉन PY जो प्राइस रेशो है, जो बजट लाइन का स्लोप है, अगर उससे ज़्यादा है तो क्या होगा, या अगर MRS XY प्राइस रेशो से कम है तब क्या होगा। इसको हम एक डायग्राम से समझ सकते हैं। ये हमारी बजट लाइन है AB, गुड X गुड Y, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है। अब एक पॉइंट है A, सपोज हम इस पॉइंट को मानते हैं A पॉइंट, जहाँ पे कि MRS XY प्राइस रेशो से ज़्यादा है, PX अपॉन PY से ज़्यादा है। तो उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, कंज्यूमर गुड X की कंजम्पशन को बढ़ाएगा। जब वो X की कंजम्पशन को बढ़ाएगा तो MRS XY डिक्लाइन करेगा और वो जब तक X के कंजम्पशन को बढ़ाता रहेगा जब तक कि MRS XY गिरते गिरते इस पॉइंट तक नहीं पहुंच जाता जहाँ पे कि MRS XY PX अपॉन PY के बराबर नहीं हो जाता और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता। दूसरा केस, दूसरी सिचुएशन जहाँ पे कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ गुड X फॉर Y
प्राइस रेशो से कम है, सब ये वाला पॉइंट है। अगर ऐसी बात है कि जहाँ पे MRS/XY PX/PY से कम है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, वो अपने X की कंजम्पशन को कम करेगा, Y की कंजम्पशन को बढ़ाएगा। तो जब वो इंटरफेरेंस कर्व पे ऐसा करना स्टार्ट करेगा तो इंटरफेरेंस कर्व पे ऐसे मूवमेंट होगा, एंड वो जब तक अपने कंजम्पशन को, X की कंजम्पशन को कम करता रहेगा, जब तक कि वो वापस से इस पॉइंट पर नहीं पहुंच जाता जहाँ पे MRS/XY PX/PY के बराबर नहीं हो जाता और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अटेन नहीं कर लेता। बच्चों, उम्मीद है आपको ये टॉपिक बहुत अच्छी तरह से पसंद आया होगा। आई सजेस्ट टू वॉच माई अदर वीडियोज़। माइक्रो इकोनॉमिक्स पे मेरी पूरी प्लेलिस्ट है, कोशिश करिएगा ज़रूर देखने की। आपको ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करे हुए हैं, और इवन एक ऐसे स्टूडेंट को जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड का नहीं है उसको भी आराम से समझ में आएंगे। कोशिश करिएगा एक बार ज़रूर देखने की, पेशेंस रखिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी वीडियोस, मेरी जो चैनल है वो आपको बहुत हेल्प करेगा एक बहुत अच्छा परसेंटेज स्कोर करने के लिए। कीप ऑन लाइकिंग इट, कीप ऑन शेयरिंग इट, प्लीज़ सब्सक्राइब, बेल का बटन ज़रूर दबाइएगा। मुझे उम्मीद है आप मेरे को ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपको इसी तरीके से आपके लिए आपकी क्लासेस कवर करता रहूँगा और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।